हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अप्लाई कैनेडियन पीआर, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट की मदद से। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कैनेडियन पीआर कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए आपको किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है और नए नए वीडियो बनाने में। यूट्यूब के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं और सारे मैंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करिए। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मैंने 3 फेजेस में बांट रखी है। फर्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे आईटी से पहले क्या होता है। आईटी होता है इन्विटेशन टू अप्लाई। फिर बात करेंगे फेज 2 में आईटी के टाइम पे क्या होता है जब आपको इनविटेशन मिल जाता है कैनेडियन पीआर अप्लाई करने के लिए। और तीसरे फेज में बात करेंगे जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो उसके बाद क्या होता है। और मैं सबसे पहले बात बता दूं, जो तीनों फेज है मैंने खुद बनाया जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक मी एज कंसल्टेंट। अपनी खुद की रिसर्च करिए, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की। 3 टाइप के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम होता है। पहला होता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, दूसरा होता है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और तीसरा आता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। फेडरल स्किल्ड वर्कर में आते हैं स्किल्ड वर्कर जैसे कि कंप्यूटर टेक्नीशियन, मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब आते हैं। ट्रेड वर्क्स में आ जाते हैं आपके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और ये सब लोग। फिर होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये कैटेगरी सिर्फ इसलिए बनाई गई है जो कनाडा में लोग पहले से हैं और जॉब कर रहे हैं, जो भी पीआर नहीं बने तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी है, उनको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं और उनका पीआर इजीली हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। ट्रेड में भी करते हैं। ट्रेड का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, बट मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताऊंगा। अगर कोई ट्रेड से बंदा आया होगा तो उससे बात करेंगे। बट मैं खुद फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम से आया हूँ, जिसको शॉर्ट में FSW प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो उसी के स्पेसिफिक ये बात करेंगे इस वीडियो में। और मोस्टली जो प्रोसेस सबके लिए सेम ही होती है, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है, उसमें इतना कुछ घबराने की बात नहीं है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो है माइंडसेट। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कनाडा आना भी है नहीं आना, क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त को छोड़ के कनाडा आ रहे हो, नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। तो करेक्ट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है और उस पर आपको स्टिक भी रहना है। यानी कि आज आपने बोला कि भाई कनाडा आना है, कल को बोल रहे हो नहीं आना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो पहले अपना माइंड बना लो, उसके बाद ही अपनी प्रोसेस आगे चालू करिएगा। तो माइंड सेट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है वो है एलिजिबिलिटी चेक करना। तो 6 सिलेक्शन फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें आपको 100 में से 67 पॉइंट्स गेन करने होते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका कनाडा में टाइज है कि नहीं। तो 6 फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। और कैसे पॉइंट कैलकुलेट करते हैं पूरा उस वीडियो में समझा रखा है। तो ये जो पहली चीज़ है वो आपको सबसे जरूरी करनी है। सबसे पहले आपको अपनी चेक करनी है एलिजिबिलिटी और 100 में से 67 पॉइंट्स लाने हैं। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो EC है और है IELTS का एग्जाम। तो EC एंड IELTS आप साथ साथ कर सकते हैं। IELTS का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। और EC में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो जो आपकी डिग्री इवैल्यूएशन करानी होती है। EC का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो आपको अपनी डिग्री इवैल्यूएट करानी पड़ती है कि इंडिया की या आपकी जो भी कंट्री है वहाँ की डिग्री कनाडा के क्या इक्विवेलेंट है। तो सबसे जो कॉमन बॉडी है इसे कराने की वो WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। तो उससे मैंने भी करवाया था और उससे आप भी करा सकते हैं। बहुत सारी है, लेकिन उसमें WS वाले सुना है कि जो मास्टर्स होती है उसको कभी कभी डिप्लोमा ही कंसिडर करते हैं MBA वालों को। तो उसके लिए आपको फिर दूसरी बॉडी पकड़नी पड़ेगी और दूसरे से वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। बट ये जो टोटल प्रोसेस है ECA की, इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी जाना है, ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करनी है, ऑनलाइन जो भी करना है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको कुरियर करा के कनाडा भेजनी है अपनी डिग्री। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन का वेट करना है। EC और IELTS दोनों ही बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि दोनों ही आपके CRS पॉइंट में इफेक्ट डालते हैं। अगर IELTS में स्कोर कम है तो CRS स्कोर कम हो जाएगा। तो EC ने अगर आपके मास्टर डिग्री को बैचलर्स इवैल्यूएट कर दिया तो आपके CRS पॉइंट उससे भी कम हो जाएंगे। तो इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपने डिग्री के बाद मास्टर्स भी करी है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको देने हैं। EC एंड IELTS के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स नीडेड टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो वो जाके चेक कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा।
और वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वंस आपके पास ECA है, आपने IELTS के एग्ज़ाम का आपके पास रिजल्ट भी आ गया है, तो इन 2 चीज़ों के बेसिस में आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो वंस आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दी तो आपको एक CRS स्कोर मिल जाएगा कि भाई इस बेसिस में आपका CRS स्कोर ये है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है। इवन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले भी आप अपना CRS कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वो एग्जैक्ट नहीं होता अगर आपके पास IELTS का स्कोर और ECA का इवेल्युएशन नहीं है, बट एक आप आइडिया जरूर ले सकते हैं कि आपका अगर आप बैचलर्स डाल रहे हैं या IELTS में अपना गोल्डन स्कोर का डाल रहे हैं तो उससे आपके CRS पॉइंट्स कितने बनेंगे। वंस आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना ली, आपके पास CRS स्कोर आ गया, तो वो लोग एक मेल भी करेंगे कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है। तो उस समय क्या होता है, वो आपकी एप्लीकेशन पूल में बैठ जाती है कि अगर मान लीजिए आपका CRS स्कोर आया 460 और आजकल शायद 468 चल रहा है। लास्ट जो ड्रॉ हुआ था नॉर्मल FSW के लिए जिसमें इन्होंने कुछ नहीं मांगा था, तो वो हुआ था दिसंबर 2020 में, और उसके बाद जो सारे ड्रॉ हुए हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या PNP के लिए हुए हैं। तो काफ़ी मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म होने वाला है, और उन्होंने तब से नॉर्मल लोगों के लिए ड्रॉ नहीं किया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनने के बाद आपके पास एक CRS स्कोर आ जाएगा। वंस आपके पास CRS स्कोर है, आपकी प्रोफाइल अब पूल में है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको अपने CRS पॉइंट्स कैसे बढ़ाने हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू इंक्रीज CRS स्कोर। तो अगर आपके स्कोर नहीं बन रहा और आप जानना चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही मतलब काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया मैंने, और अगर आप उसके बाद भी आपके कुछ डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए और मैं ट्राई करूँगा उनके आंसर्स देने की। तो चलिए अब चलते हैं फेज़ 2 की तरफ, और मान लेते हैं कि आपके पास ITA आ गया है। ITA होता है इनविटेशन टू अप्लाई, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपको इनवाइट किया है अप्लाई करने के लिए। तो फेज़ 2 में क्या होता है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। जब आपके पास इन्विटेशन आ जाता है तो एक्सेप्ट करने के और सबमिट करने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ 60 डेज। इन 60 डेज में आपको क्या करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल भरी थी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी कुछ था, वो सारे आपको अब जेन्युइनली डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होते हैं। तभी मैं बता रहा था कि अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, कभी गलत मत भरो। अगर गलत भर के एप्लीकेशन सबमिट कर दी और उनको पता चल गया तो यू विल बी बैंड फॉर 5 ईयर्स। तो इस फेज में आपको अपना PCC बनवाना है, मेडिकल एग्जाम देना है, अपने फंड का जुगाड़ करना है, फंड के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बैंक से लेना है, और अगर आपने अभी तक अपने जो जॉब के एक्सपीरियंस लेटर नहीं लिए तो वो लेने हैं। पुराने जो आपके एक्सपीरियंस लेटर है वो तो आप फेज़ 1 में कलेक्ट कर लीजिए, और जो आपका करंट जॉब है उसको आप फेज़ 2 में ले लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आई एम श्योर 60 डेज के पीरियड में आप PCC, मेडिकल, फंड सब कुछ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो वंस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो अब फेज आ जाता है फेज 3। फेज 3 मतलब पोस्ट ITA। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, आपका ITA आ गया, तो नाउ अब आप वेट कर रहे हैं सिर्फ अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस होने का। और यही सबसे क्रिटिकल पीरियड रहता है जब आप वेट कर रहे होते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं क्या हो रहा है एप्लीकेशन में, तो आप एंग्शियस रहते हो, सोचते हो यार आज मेरा अपडेट आएगा, अब आएगा, तब आएगा। लोग ही मतलब ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं इधर उधर फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि लोगों के अपडेट आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे। तो सबका अपडेट आता है, बस आप वेट करिए और अपनी चांस का वेट करिए और आपका भी अपडेट आएगा। तो इस फेज में क्या रहता है, बस आपको वेट करना है, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अपडेट होती है तो आपको एक ईमेल आता है, तो आप उसके बाद अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जाके लॉगिन करिए और देखिए आपको क्या अपडेट आया। तो कभी कभी एक घोस्ट अपडेट भी आता है, तो आपको एक ईमेल आएगी कि भाई कुछ अपडेट हुआ है, बट अंदर आप लॉगिन करोगे तो कुछ दिखता नहीं है, तो उसको घोस्ट अपडेट बोलते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक उसमें ये नहीं होता कि आपने को क्या आगे करना है, वो इंटरनल कुछ अपडेट करते हैं, तो उसकी वजह से वो ईमेल आ जाती है। तो इस फेज में बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट भी आती है। तो जब मैंने अप्लाई किया था उस समय बायोमेट्रिक्स मतलब स्टार्ट ही होने वाला था। मैंने नवंबर में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी और दिसंबर से बायोमेट्रिक स्टार्ट था, तो मैंने बायोमेट्रिक नहीं किया, और बट अभी तो चालू है बायोमेट्रिक्स करना, और अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहे, तो वो बात की बात है अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया अभी। बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट देंगे और आपको बायोमेट्रिक्स के देना है, और अपनी जो एप्लीकेशन या जो भी आपको रिसीट मिलती है वो उनको सबमिट करना है कि भाई हमने बायोमेट्रिक्स दे दिया है। तो इस फेज में आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट भी आ सकती है, जिसको बोलते हैं ADR, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। तो इसमें आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं वो भी मांग सकते हैं,
और कुछ भी मांग सकते हैं मतलब। और मेरे पास भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आई थी और मुझसे मांगे गए थे मेरे भाई का पीआर कार्ड और उसका यहाँ की रेजिडेंसी का प्रूफ। तो जब मैंने अपना पीआर अप्लाई किया था तो उस समय क्या हुआ था, मेरे भाई का जो पीआर कार्ड था वो एक्सपायर्ड था, तो उसने उसका रिन्यू की रिक्वेस्ट डाली हुई थी। तो उस समय मेरे पास क्योंकि पीआर कार्ड तो था नहीं, तो मैंने उसका जो एक्सपायर पीआर कार्ड था वो प्लस एक रिसीट डाल दी थी कि भाई उसने रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाली हुई है। और मैंने उसे एलओई में एक्सप्लेन भी कर दिया था कि भाई मेरे भाई का जो पीआर कार्ड वो एक्सपायर हो गया और हमने उसको रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो आप बोलेंगे एलओई क्या होता है? एलओई होता है लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है कहीं पे भी कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तो इस एलओई डॉक्यूमेंट में आप सारा कुछ नोट करते रहे कि भाई ये चीज़ है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो वो मतलब वो लेटर काफ़ी हेल्पफुल है और उससे डाउट नहीं होगा कि भाई अगर मान लीजिए ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें थोड़ा मतलब मिसमैच हो रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा और आपने उसको पहले ही एलओई में समझा रखा है, तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो उसके लिए आपको वो दोबारा रिक्वेस्ट शायद ना करे। तो वंस आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो उसके मतलब विद इन 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जो पीआर का प्रोसेस है वो 6 मंथ्स का है। आजकल थोड़ा चेंज है उसको मतलब आजकल थोड़ी प्रोसेस डिले हो रही है ड्यू टू कोविड, बट 6 महीने का टाइम लेते हैं और 6 महीने के अंदर ये पूरी प्रोसेस कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी जो साल 1.5-2 साल तक भी रुके रहते हैं, बट वो उनका होता है जिनकी मतलब जो एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, क्लियरली नहीं करी हैं। तो तभी मैं कह रहा था कि इस चीज़ को अवॉइड करिए, बिल्कुल क्लियर कट सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए और मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि भाई मुझे इसके लिए बताना चाहिए तो आप एलओई में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वंस आपने अपनी तरफ से अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो कुछ टाइम के बाद आपको अपडेट आएगा कि भाई आपके प्रोफाइल में अपडेट हुआ है। आप लॉगिन करेंगे, देखेंगे डिसीजन मेड। डिसीजन मेड मीन्स आपका पीआर अप्रूव हो गया है और अब आपको सबमिट करना है अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए। आप अपने नियरेस्ट वीएफएस ऑफिस में अपना पासपोर्ट अपने फोटो संग भेज सकते हैं और उसके बाद वो आपको सीओपीआर प्लस पासपोर्ट स्टैम्प करके देते हैं, जिसमें 1 टाइम वीज़ा होता है कनाडा लैंड करने का। और वंस आप लैंड करते हैं तो आपकी पीआर कार्ड की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा कि वीएफएस ऑफिस में जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें तो साथ में आप कोरियर की फ़ीस भी सबमिट कर दें कि वो जो भी आपका नियरेस्ट एम्बेसी है तो वहाँ से डायरेक्ट आपके घर आ जाए। ये नहीं कि वीएफएस और पहले वीएफएस ऑफिस जाए फिर वहाँ से आप अपना कलेक्ट करने जाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप अपनी कोरियर की फ़ीस उन्हें दे सकते हैं और 400 या 500 रुपये लेते हैं और वो सीधा पासपोर्ट आपके घर भेज देते हैं। आई थिंक मैंने प्रोसेस काफ़ी जल्दी समझा दिया, मुझे भी मतलब लग रहा है कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने यार, सब कुछ तो समझा दिया आपको। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हर फेस में क्या होता है, और अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो चलिए दोबारा से एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बोला कि 3 फेस होते हैं जो मैंने खुद बनाया, ऐसे कुछ फेस है नहीं, बट प्रोसेस को इजी करने के लिए मैंने 3 फेस बना दिए, प्री आईटीए, और आईटीए एंड पोस्ट आईटीए। तो फेस 1 में क्या होता है, जब आपका आईटीए नहीं आया आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, सीआरएस स्कोर चेक कर सकते हैं अपना थोड़ी बहुत वैल्यू डाल के। उसके बाद आपको ईसीए करवाना है, आईएल्स का एग्ज़ाम देना है, प्रूफ ऑफ फंड इकट्ठा करते रहना है, भाई पैसे तो जितने चाहिए इकट्ठा करते रहो, ठीक है। उसके और साथ में आपको अपने पुरानी जो कंपनी है उससे एक्सपीरियंस लेटर भी ले लेना है, क्योंकि पुरानी कंपनियों से एक्सपीरियंस लेटर लेना एज पर दी फॉर्मेट बहुत मुश्किल होता है। मैं काम करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट में, हाँ मेरी एक वेबसाइट भी है, तो उसमें अपडेट कर दूंगा फॉर्मेट, या मे बी इसमें लिंक दे दूंगा ड्राइव का या कुछ भी करके, तो आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से आप बना भी सकते हो। तो पुरानी कंपनी से जॉब एक्सपीरियंस लेटर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी कंपनी बंद ही हो गई है तो भाई उसको अवॉइड करिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा ऑलरेडी हो रहा है 3 या 6 साल का, तो आप 1-2 कंपनी छोड़ भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। एक्सपीरियंस लेटर मत लीजिए, बट आपको मतलब मेंशन करना पड़ेगा, जब आप अपनी पर्सनल हिस्ट्री भरते हैं तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आईटी के फेस में आपको क्या करना है, पीसीसी करवाना है, मेडिकल करवाना है, अपना फंड का जो लेटर होता है कि भाई इनके पास इतने पैसे हैं और कैनेडियन में इसकी वैल्यू इतनी है, वो लेना है बैंक से। और फिर आपको क्या लेना है, एक्सपीरियंस लेटर करंट कंपनी से या पुरानी कंपनी से अगर आपने नहीं लिया है तो।
और ध्यान रखिएगा आपका जो नॉक कोड है, एनओसी जो कोड है उसके हिसाब से ही आप अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिएगा। नहीं तो कभी कभी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉक कोड के साथ मैच नहीं होती। तीसरा जो फेस है पोस्ट आईटी फेस, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भाई कुछ अपडेट है एप्लीकेशन का, बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आती है तो आप बायोमेट्रिक्स देने जाते हैं, एडीआर आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद फाइनली आपके पास जब डिसीजन मेड की मेल आ जाती है, अपडेट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, फिर आप अपना पासपोर्ट जमा कर देते हैं वीएफएस ऑफिस में, जो कि सीधे जाता है एम्बेसी और वहां से आपका COPR लेटर प्लस आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आता है, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा। तो मैंने कोशिश करी है बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी प्रोसेस समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए और उसके बाद आप वहाँ मुझे DM कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यूट्यूब में ही कमेंट करें, और उससे ये होता है कि अगर दूसरे किसी बंदे की भी सेम क्वेरी है तो वो उसका आंसर वहीं देख सकता है रेदर देन कमेंट करने के या मुझसे DM में पूछने के लिए। और हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस है वो 6 महीने लेता है, मेरा विदिन 5 मंथ्स में हो गया था। और किसी बंदों का लेट भी होता है जिनके एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है या वो वेट कर रहे होते हैं कि उनका एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई करने की, या कुछ डॉक्यूमेंट वेट कर रहे होते हैं, किसी सिक्योरिटी चेक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए आगे आपको क्या देखना है। अब मैं मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बाय।